सिर्फ 24 घंटे। सोचिए, इतने से वक्त में नेपाल की जेंजी ने अपनी ही सरकार को घुटनों पर ला दिया। एक क्रांति की आग जलाई थी, सही, लेकिन कुछ ही घंटों में वही आग पूरे देश को अपनी चपेट में लेने लगी। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे उम्मीद की वो एक चिंगारी तबाही की लपटों में बदल गई? जो आग सुबह एक शांतिपूर्ण क्रांति की मशाल थी ना, वो शाम होते होते अराजकता की आग बन गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाजें उठी थीं, वो अब आगजनी और लूटपाट के शोर में कहीं खो सी गईं। और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? वो एक चिंगारी कौन सी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी? सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। देखिए, 4 सितंबर को सरकार ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन किए। ठीक 4 दिन बाद 8 सितंबर की सुबह हजारों की तादाद में जेन जी के युवा शांति से मार्च निकाल रहे थे। लेकिन दोपहर होते होते माहौल बदल गया। पुलिस क्रैकडाउन हुआ, हिंसा भड़की और 19 लोगों की जान चली गई। और इसका नतीजा ये कि ठीक अगले ही दिन 9 सितंबर को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन एक मिनट, क्या ये सारा गुस्सा सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन की वजह से था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक चिंगारी थी। असली आग तो सिस्टम के खिलाफ दशकों से लोगों के दिलों में सुलग रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर नेपाल के युवाओं में इतना गुस्सा भरा क्यों था? इसकी वजहें काफी गहरी हैं। जरा सोचकर देखिए, पिछले 30 सालों से देश पर गिने चुने राजनीतिक परिवारों का ही कब्जा था। ओली, प्रचंड, देवबा, बस यही नाम। और दूसरी तरफ आम लोग, वो सिस्टम में फैले करप्शन, बेरोजगारी से तंग आ चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि सरकार को उनकी कोई फिक्र ही नहीं है, वो एकदम कट चुकी है। और ठीक इसी माहौल में ऑनलाइन शुरू हुए नेपो किड्स मूवमेंट ने मानो आग में घी डालने का काम कर दिया। तो ये नेपो किड्स मूवमेंट आखिर था क्या? दरअसल ये #नेपो किड्स और #नेपो बेबीज जैसे हैशटैग्स का एक सोशल मीडिया ट्रेंड था। इसके जरिए नेपाल के युवा ये दिखा रहे थे कि एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं इन नेताओं के बच्चे जो कथित तौर पर जनता के पैसे और करप्शन से मिली दौलत पर आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। सरकार तो चली गई, क्रांति कामयाब हो गई, लेकिन जिसे सब जीत समझ रहे थे, वो असल में एक और भी भयानक, एक और भी अंधेरे दौर की शुरुआत थी। क्रांति की कामयाबी के बाद जो हुआ, वो सच में दिल दहला देने वाला था। देश की संसद, सुप्रीम कोर्ट, सिंह दरबार, यानी लोकतंत्र के जो सबसे बड़े प्रतीक थे, उन्हें एक-एक करके आग लगा दी गई। जो आग बदलाव के लिए जली थी, वो अब सब कुछ जलाने पर तुली थी। वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। हालात इतने बिगड़ गए कि मानो कानून का राज ही खत्म हो गया हो। देश भर की जेलें तोड़ दी गईं और सोचिए, 2400 से भी ज्यादा कैदी भाग निकले। इनमें विपक्ष के नेता रवि लामिछाने भी शामिल थे। अब सड़कों पर सजायाफ्ता मुजरिम खुलेआम घूम रहे थे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस भयानक हिंसा के पीछे आखिर कौन था? ये जो पूरी अराजकता फैली, इससे फायदा किसका हो रहा था? कोई तो था जो इस पूरे आंदोलन को पटरी से उतारना चाहता था। जब इसकी पड़ताल की गई तो शक की सुई 3 तरफ घूमती है। देखिए, सबसे पहला शक जाता है पुरानी पॉलिटिकल एलीट पर। हो सकता है वो सरकारी दफ्तरों में रखे अपने भ्रष्टाचार के सबूतों को हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हो। दूसरा शक असामाजिक तत्वों पर, जिन्हें इस अफरा तफरी में लूटपाट और अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने का सुनहरा मौका मिल गया। और तीसरा, शायद खुद प्रदर्शनकारियों पर। ये एक लीडरलेस मूवमेंट था, और यही बात जो इनकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। तो ठीक है, पुरानी सरकार चली गई, सेना ने आके सड़कों पर दोबारा काबू भी पा लिया है, लेकिन अब नेपाल एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे चौराहे पर आ खड़ा हुआ है जहां से आगे का कोई भी रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा। कहने को तो सड़कों पर शांति लौट आई है, पर देश के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। न कोई सरकार है, न कोई साफ चेहरा जो देश को लीड कर सके। नेपाल की हालत सच कहें तो एक ऐसी नाव जैसी हो गई है जिसे बीच समंदर में छोड़ दिया गया हो, बिना किसी कप्तान के। अब जब एक अंतरिम नेता की तलाश हो रही है, तो 2 नाम खासतौर पर सामने आ रहे हैं। एक तरफ है पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी छवि बहुत मजबूत है, लेकिन चिंता की बात है उनकी उम्र, जो 70 साल से ज्यादा है।
वहीं दूसरी तरफ है काठमांडू के 35 साल के बेहद पॉपुलर बालेंद्र शाह। वो जेनजी मूवमेंट का चेहरा भी बने, लेकिन उन्होंने खुद ही ये भूमिका निभाने से मना कर दिया है। तो अब नेपाल के सामने चुनौती सिर्फ जली हुई इमारतों को फिर से बनाने की नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को जीरो से दोबारा खड़ा करने की है। एक नए नेपाल का रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। कई बड़े कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो हिंसा के लिए जो भी जिम्मेदार थे उन्हें कटघरे में खड़ा करना होगा। फिर देश के संविधान में सुधार करना होगा। इसके बाद एक ऐसी अंतरिम सरकार बनानी होगी जिस पर सब भरोसा कर सकें। और सबसे जरूरी, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए आजाद और मजबूत संस्थाएं बनानी होंगी। लेकिन ये सब करने से भी पहले एक काम और है। इस जेनजी आंदोलन को खुद अपने अंदर झांकना होगा। उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ ये पता लगाना होगा कि उनकी अच्छी भली क्रांति को हिंसा ने हाईजैक कैसे कर लिया। ये आत्ममंथन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आगे का रास्ता साफ होगा। और इसी के साथ हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। जिस युवा पीढ़ी ने क्रांति की ये आग जलाई थी, क्या अब उसी के कंधों पर इतनी ताकत है कि वो इस राख के ढेर से एक नया बेहतर नेपाल बना सके? इस सवाल का जवाब अब सिर्फ वक्त देगा।